नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ बड़ी खबरें मैं लेकर आया हूं जो आपसे बात बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहली खबर ये देखिए। आप बेफिक्र रहें। पहली बात तो आप किसी चीज का डर भय ना रखें। ऐसे नकली डोंगी बाबा साबा बहुत देखे हम लोगों ने। ठीक है, आप किसी से मत घबराएं। दूसरा, मुझे इस बात का दुख है कि उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे जब वो इस तरह से गालियां दे रहा था। वो गुंडे की उसकी इतनी हैसियत होगी कि वो हमारे लोगों को गालियां देगा। उससे पूछ के, भारत आजाद है, भारत में संविधान है, उससे पूछ के हम लोग शादी करेंगे, उससे पूछ के जो गाने बजेंगे, जो हमारा मन आएगा संवैधानिक रूप से वो करेंगे। वो कौन होता है रोकने वाला? तो आप परेशान ना हो। ये सब लोग आपके पास आए हैं, ये आपको यही बताने आए, आप अकेले नहीं है। हम सब लोग आपके पास साथ हैं। हमने 48 घंटे का समय दिया पुलिस को कि वो लोग उसको गिरफ्तार करें। अगर वो 48 घंटे में गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर हम अगली रणनीति तय करेंगे और छतरपुर आएंगे। उसके इन पाखंडियों की आंख से आंख मिला के भैया के बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये कौन है हमारे लोगों को मारपीट करने वाले, गाली देने वाले। आज के बाद कभी वो जो है वो पाखंडी नशेड़ी आज के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। आप चिंता मत करना। वो इतना बलवान है तो अब आए सामने, हम उसका इलाज करेंगे। हम बताएंगे उसको किस तरह से जो है ना माँ बहनों को गालियां दी जाती, मारपीट की जाती है। आपके अपमान का बदला लेंगे, आप चिंता मत करो। उसको सजा दिला के आप अकेले नहीं, डरना घबराना नहीं किसी से। सारी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, आप देखना वो आपके पैरों में पड़ के नाक रगड़ के जो है माफी मांगेगा आपसे और उसको सजा भी होगी। आप चिंता मत करो। ठीक है, किसी और बहन बेटी के शादी में ऐसा ना करे। ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे गुंडे, उनको सबक सिखाना जरूरी है। इसमें आपके इस मामले को लेकर सब लोगों में गुस्सा है। सब लोग आपको ढूंढो कर रहे हैं कि भाई आप लड़ाई लड़े तो हम साथ हैं। अब आप देखना आपकी लड़ाई कितने लोग लड़ने के लिए खड़े हुए। बहुजनों को ऐसे नेता की जरूरत है जो आपके साथ खड़ा हो। ये चंद्रशेखर रावण का वीडियो दिखा रहा था, जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो गुंडा भाई है, कुछ शालीग्राम गर्ग, उसके खिलाफ भीम आर्मी ने फैसला किया है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि अब बहुजन समाज जागरूक है और हमें ऐसे ही नेताओं की तो जरूरत है कि जो हमारे सामने खड़ा रहे। एक और वीडियो देखिए उनका।
मुझे लगता है इस देश के बहुजनों को इसी तरह से राजनीति करनी पड़ेगी जैसे चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजनों को ऐसे नेता की जरूरत है। आप जाति और धर्म से ऊपर उठिए। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, राजपूत, सबको ऐसे नेता की जरूरत है जो आंख में आंख डालकर बात करे और इन गुंडों को सबक सिखाए, उनके लिए आंदोलन करे। सोचिए, आज ये देखिए, पवन खेरा की गिरफ्तारी के लिए किस तरह से पुलिस लगाई गई थी। मोदी जी, उन्होंने आपकी मां का अपमान किया, उनको तो सजा मिले, वो जेल जाएं, लेकिन विजय माल्या को भी आपको पकड़ना चाहिए था। इसी तरह से विजय माल्या को भी पकड़ना चाहिए था। और मोदी जी को एक थैंक यू कहना चाहूंगा मैं आज। थैंक यू मोदी जी। कई काम वो करते हैं जिसमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। जो अच्छा काम करेंगे हम थैंक यू करेंगे। देश का एक बड़ा चोर पकड़ा गया है, MD अशोक चतुर्वेदी, नाम सुनिएगा, MD अशोक चतुर्वेदी। नोएडा के यूफ्लेक्स ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड में 2.25 करोड़ नगद, फर्जी ट्रांजैक्शन 358 करोड़। MD अशोक चतुर्वेदी को उनके घर में रोका गया। लैपटॉप एवं मोबाइल को एनालाइज कर रही है फॉरेंसिक टीम। शाहदरा में भी एक प्रॉपर्टी सॉल्व की गई है। बड़ी मछली फंसी है, तस्वीर देख लीजिए। कोई ब्राह्मण महासभा नहीं निकलेगा, कोई इनको समाज से बहिष्कार नहीं करेगा और ये सिस्टम में बच भी जाएंगे। ये इनके सिस्टम का रसूख है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। सोचिए, एक तरफ जहां 300-400 करोड़ पकड़ा जा रहा है, वहीं एक रिपोर्ट बता रहा हूं, भारत में गरीबों की संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक 38 करोड़ है। इन 38 करोड़ गरीबों में 93% गरीब दलित, आदिवासी और पिछड़े जातियों के हैं। केवल 7% गरीब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं। 2020 तक 38 करोड़ गरीब है भारत में। इनमें से 80% लोग गांव में रहते हैं। इनमें से 43% ST हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। SC और OBC 21% गरीब हैं। 7% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग गरीब हैं। उसमें से भी ठाकुर समाज के लोग गरीब हैं। सुलखान सिंह है, ये देखिए, सुलखान सिंह यूपी के पूर्व DGP, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर ब्राह्मण समाज मलाई खा रहा है। आपको पता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 कायदे बनाए गए। जिसको 5 एकड़ जमीन होगी वो उसमें नहीं आएगा, लेकिन 8 लाख कमाने वाला आएगा। आप सब जानते हैं जमीन किसके पास है, मराठाओं के पास है, जाटों के पास है और ठाकुरों के पास है। तो उनको इसलिए रोक दिया गया है कि वो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, लेकिन 8 लाख रुपए महीने कमाने वाला सालाना गरीब माना जाएगा। मतलब ब्राह्मण समाज के पास जमीन नहीं होता है, पैसा होता है, तो वो गरीब माना जाएगा। आप बताइए, 5 एकड़ जमीन में कोई 4 लाख रुपया भी सालाना कमा सकता है क्या? तो जिसके पास जमीन है वो अमीर है, लेकिन जो 8 लाख सालाना कमा रहा है वो गरीब है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुलखान सिंह जो पूर्व DGP है यूपी के, उन्होंने कहा है कि अनारक्षित सवर्णों में क्षत्रिय ही ऐसे हैं जो अधिकांश खेतीबाड़ी पर निर्भर है। 5 एकड़ की बस सीमा जानबूझकर क्षत्रियों को आरक्षण से बाहर करने के लिए किया गया है। तो भाजपा जो है वो क्षत्रियों के खिलाफ है। नहीं सुलखान जी, भाजपा खिलाफ नहीं है, मनुवादी आपके खिलाफ है। और LIC में 50 करोड़ रुपए की चपत लग गई है। और धीरेन्द्र शास्त्री की खबर और सुनिए, वहां से एक और युवा गायब हुआ है। राहत इंदौरी जी की एक लाइन याद आ रही है मुझे कि लगेगी यार तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी यार तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मकान हमारा थोड़ी है। तो साथियों, मैं बागेश्वर धाम से बहुत बड़ी जुड़ी हुई खबर बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख को उमेश त्रिपाठी जो ब्राह्मण है, उनका भाई गुम गया और उनको अब उनका भाई नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूरे बागेश्वर धाम में खोजा। नेशनल हाईवे रोड है जो, उस रोड तक खोजते हुए गए, लेकिन उनको नहीं मिला। और वहां पर उन्होंने मदद भी मांगी तो किसी ने मदद भी नहीं दी खोजने के लिए। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण कह रहे थे कि बागेश्वर धाम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके पास दिव्य शक्ति है, वो आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं और मन की बात को भी जानते हैं, तो उस परिवार को खोजने में मदद करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं बागेश्वर धाम, तो आज वही हिंदू वहां पर गायब हो रहे हैं। आज वही ब्राह्मण
उस बागेश्वर धाम में गायब हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। हकीकत यह है कि गरीबों का कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको लूटने के लिए ये लोग ये जो षड्यंत्र बिछाते हैं धर्म के नाम पर, इसे हमें समझना होगा। साथियों में ये वीडियो इसी वीडियो के साथ में अटैच कर रहा हूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी आपका नाम? क्या समस्या लेके आए थे बागेश्वर धाम में? मेरे भाई की तबीयत खराब थी तो मैं बागेश्वर धाम को दर्शन कराने के लिए लाए थे। तो 10 बजे करीबन प्रसाद हम लेने लगे तो मेरा भाई यहाँ से गुम हो गए। कितने तारीख को गुम हो गया? 21 तारीख को 10 बजे। 10 बजे। तो आपने कहा सोचिए, एक ब्राह्मण पत्रकार और इन तमाम चैनलों ने किस तरह से इस देश को पागल बना दिया है। लोग अपने अपने को खो रहे हैं, मौत हो रही है, लोग गुम हो रहे हैं। आज भी आपको लगता है कि 21वीं सदी में कोई साधु किसी को ठीक कर देगा? एक कहानी सुनाऊंगा इस वीडियो में ही, और बहुत जरूरी कहानी। उससे पहले अखिलेश यादव का ये भाषण सुन लीजिए। तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन? मेरी आवाज नहीं आ बिहार कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, रही? चेक करें आवाज। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, हमारी अगर अध्यक्ष महोदय जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आजीत जी, माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया? मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जाति जनगणना हो उसमें। उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई, और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया, जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है। इसलिए हमारी फिर मांग है कि यहाँ अखिलेश जी की जानकारी कम है। मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और हुकुमदेव नारायण यादव जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पता नहीं उनको किसी ने जानकारी नहीं दी होगी। और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे जो अब नहीं रहे, जो मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, पहली बार जब मोदी की कैबिनेट बनती है तो 2014 में, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता और हुकुमदेव नारायण यादव, इन दोनों लोगों ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े नहीं आने दिए गए हैं। तो जाति जनगणना कराई गई थी, बीजेपी खुद जाति जनगणना के पक्ष में थी, लेकिन जब ये खुद सत्ता में आ गए हैं तो जाति जनगणना को बाहर नहीं कर। अब कर्मकांड पर एक कहानी सुना रहा हूं, ये दोबाबा जोन ने लिखा है। इन राजस्थान 1000 साल पहले महमूद गजनबी ने 2 बातें सिद्ध की। पहली बात यह कि देश में मंदिरों में भगवान नहीं बेईमान बैठे हैं, और दूसरी, इस देश के बड़े बड़े दुर्गों में राजा नहीं कायर रहते हैं। पर आज हम उन बेईमान चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं। ये कहानी पूरा सुनिए, आपका जो भ्रम है ना वो टूट जाएगा। किस तरह से उन्होंने एक थ्रीड लिखा है, और क्या शानदार थ्रीड है। पर आज भी हम इन बेईमानों को चमत्कार ढूंढ रहे हैं। हमारी आस्था नहीं, हमारा ज्ञान है। 1025 में महमूद गजनबी ने देव सोमनाथ को लूटा, तब इस देश में यही सब हो रहा था जो 2023 में हो रहा है। 1000 साल बीत गए पर हम नहीं सुधरे। आज भी यज्ञ और हवन हो रहे हैं, मंत्र जाप हो रहे हैं, तंत्र साधना चल रही है। बताते हैं कि महमूद गजनी जब चला तो गुप्तचरों ने गुजरात के राजा को बताया कि महमूद देव सोमनाथ को लूटने आ रहा है। तो गुजरात के राजा ने अपने राज पुरोहित और सोमनाथ के पुजारियों से सलाह की कि देव सोमनाथ को कैसे बचाया जाए। समझ लीजिए पुजारी कौन होंगे और पुरोहित कौन होंगे। तो पंडितों ने कहा, पूरे राज्य से घी, दूध और धन इकट्ठा करो, हम यज्ञ हवन और मृत्युंजय जाप करेंगे। गजनबी यहां तक नहीं पहुंचेगा और रास्ते में अंधा हो जाएगा। पूरे राज्य में ऐसा किया गया, पर गजनबी अंधा नहीं हुआ और निकट आ गया, गुजरात की सरहदों में आ गया। तो गुजरात का कायर राजा लड़ने की बजाय रात में गुजरात छोड़कर भाग गया। और जब गजनबी देव सोमनाथ पहुंचा तो चंद पंडे पुजारियों को देखकर हैरान हो गया कि गजनी से सोमनाथ तक मेरे से लड़ने तक कोई नहीं आया, मैं बिना किसी अवरोध के मंदिर तक पहुंच गया।
पुजारियों को देखकर उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि हवन यज्ञ और मारण मंत्र चल रहा है, ये आपको अंधा करने की विधियां चल रही है। वही विधियां आज भी चल रही है, वो हवन यज्ञ आज भी उसी रूप में जारी है। सोमनाथ मंदिर में अथाह धन देखकर गजनबी अचंभित हो गया कि इतना धन कैसे इकट्ठा हुआ। तो लोगों ने बताया कि मूर्ति का चमत्कार है जो हवा में लटकी है। इस चमत्कार को जानने के लिए गजनबी ने मंदिर का गुंबद तुड़वाया तो चारों तरफ चुंबक निकला और चमत्कारी मूर्ति जमीन पर आ गिरी। बस यही चमत्कार है जो 1000 साल पहले से इस देश में काम कर रही है। बाकी बेईमानों के अलावा इस देश में दूसरा कोई भौतिक चमत्कार नहीं हुआ है। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश को किस तरह से कमजोर, बेबस और लाचार रखा जा रहा है। अभी विदेश मंत्री क्या कहते हैं? एस जयशंकर खुद ब्राह्मण समाज से हैं। वो कहते हैं कि चीन पर कैसे हमला कर सकते हैं, चीन से कैसे युद्ध कर सकते हैं, वो बड़ी इकॉनमी है। अरे सर, इकॉनमी बनती है विज्ञान से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जहाज बनाने से, कंपनियों के डेवलपमेंट से। आप पूजा पाठ में इस देश को धकेल रहे हैं। जो इस देश को कर्मकांड में धकेल रहे हैं वो इस देश के दुश्मन हैं। वो सिर्फ अपना पुश्तैनी पेशा के लिए, अपने पेट के लिए, अपने जाति के बिजनेस के लिए पूरे इस देश के 97% हिंदुओं को कर्मकांड में धकेल रहे हैं। आपको चीन से मुकाबला करना है, अमेरिका से मुकाबला करना है तो आपको विज्ञान अपनाना होगा। जहाज बनाने पड़ेंगे, कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे, फार्मिंग में रिफॉर्म करना पड़ेगा, विज्ञान अपनाना पड़ेगा, पनडुब्बी बनाने पड़ेंगे, सेना का आधुनिकीकरण करना होगा, हर आदमी को सशक्त बनाना होगा। तब जाकर आप बड़ी इकॉनमी बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी। इस देश के कर्मकांडियों ने इस देश को बेड़ा गर्क किया है और इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। आज कैंसर का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ये लोग रुद्राक्ष में कह रहे हैं रुद्राक्ष पीकर पानी पीजिए ठीक हो जाएंगे, लोग मर रहे हैं। अरे विपश्यना होता है, विज्ञान है, वो हेल्थ होता है, योगा होता है, एक्सरसाइज होता है, आयुर्वेद भी है, लेकिन मंत्र से कोई ठीक हो सकता है? अरे मंत्र से एक गेहूं का दाना उगा के दिखा दो। मैं इस देश के 97% हिंदुओं से अपील करता हूं कि आप लोग किसी भी तरह के कर्मकांड में न फंसे और भारत को मजबूत बनाने के लिए विज्ञान की तरफ जाए, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाए। ये 3% जो लोग हैं, जो पुश्तैनी व्यापार है इनका, जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, इन्होंने पूरे देश को कर्मकांड में धकेल दिया है और इसके खिलाफ किसी न किसी को बोलना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।